दोस्तों वीडियो पर लाइक और इतना अच्छा रिस्पांस दिखाने का बहुत बहुत शुक्रिया। बस कुछ ही दिन में आपके लिए लॉन्ग वीडियो और 2 एपिसोड मिला करेंगी। एपिसोड की तरफ जाने से पहले गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं 272 एपिसोड की तरफ। शारा गुस्से से कमीज उठाकर जहन को झंझोड़ते हुए बोला, आजा तुम भी आम चूस लो जो हम चूस रहे हैं। माजू मिठाई से बोला, अगर बाप का है तो जल्दी कर फिर। जैसे ही माजू आगे बढ़ा, मैं फुर्ती से खड़ा हुआ और जल्दी से उठकर शादा को पकड़कर जबरदस्ती वापस सोफे पर बिठाते हुए बोला, छड़ यार, तेनू इस चवल दा पता ही है कि कोई ना कोई चवल मारन तो बाज नहीं आंदा। शादी माजू को घूरते हुए तगड़ी गालियां देने लगा, जबकि माजू बेशर्मी से हंसे जा रहा था। दोस्तों, मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूं कि शादी के साथ सिर्फ माजू और मैं ही वो हस्तियां थीं जो शादी के साथ हर लिहाज से हंसी मजाक कर लेते थे। इसके अलावा डेरे पर मौजूद किसी तीसरी फर्द की इतनी भी जुर्रत नहीं होती थी कि शादी से ऊंची आवाज में बात भी कर दे। और हमने भी कभी दूसरे साथियों के सामने शादी के साथ इतनी बेतकल्लुफी से बात नहीं की थी। वैसे सब साथियों को इतना तो मालूम था कि हम तीनों का आपस में अंगूठे यारों वाला मामला है। कुछ देर बाद शादी को ठंडा करने के बाद दोबारा से हम इसी मौजू पर बात करना शुरू हो गए। शादी ने मुझे सबीहा खातून की तरफ से हर तरह की गारंटी देने के साथ साथ मुझे इस बात की भी इजाज़त दे दी कि मैं जहाज़ेब खान से कमांडो ट्रेनिंग के मुमकिना दाव पेच सीख लूँ। हर पहलू पर तफसीली बात होने के बाद जब नॉर्मल बातों का आगाज हुआ तो मेरे जहन में जगो बादशाह का ख्याल आया। मैंने फुट से शादी से जगो बादशाह के बारे में पूछा। हाँ यार, याद आया, इस जगो के साथ किया मुआमला किया, इसे पंचायत में पेश किया कि नहीं? शादा कहका लगाते हुए बोला, आज पंचायत थी मगर किसी वजह से आज मनसूख करके कल पर रख ली है। मैंने कहा, और जगो वो कहाँ है? शादी उठते हुए बोला, चल आजा मिलवाता हूं तुम्हें इससे। मैंने कहा, दफा करो, मैंने इस चबल बंदे से मिलकर किया करना है, ऐसे दिमाग खराब होगा। शादा कहका लगाकर हंसते हुए बोला, वे आ तो सही, जरा एक नज़र तो डाल इसी पर, फिर बताना तेरा दिमाग खराब होता है या तेरे दिमाग का बोझ हल्का होता है। शादी की बात सुनकर मैं चौंक पड़ा कि कहीं इसने इसके साथ कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर दिया। मैं उठते हुए बोला, खैर तो है, ऐसा क्या कर दिया उसके साथ? शाद मेरी कलाई पकड़कर मुझे खींचते हुए बोला, चल कर खुद देख ले। माजू भी शायद इस बात से अनजान था, इसलिए वो भी बेचैनी से हमारे साथ चल पड़ा। सेकंड फ्लोर पर बने खुफिया घेरे में दाखिल हुए तो जैसे ही मेरी नज़र कमरे की कोने में सिमट कर बैठे शख्स पर पड़ी तो चंद लम्हे मुझे इसको पहचानने में गुजर गए। इसके सर पर तो किया, इसकी भनमे से इसकी मूंछों तक के बाल गायब। टांगों पर, चेहरे पर और जिस्म के कई हिस्सों पर निशान वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। एक तो बगैर बालों के इसका चेहरा अजीब व गरीब नजर आ रहा था। दूसरा, मुझे देखकर उसके चेहरे पर खौफ फैलने की वजह से इसकी शक्ल मजीद डरावनी हो गई थी, जितनी जिल्लत इसे मिल चुकी थी। मैं तो हैरान था कि ये अब तक जिंदा कैसे है। मेरी आंखों के सामने इसका वो रूप भी आ गया जब ये सीना तान कर खुद को अपने इलाके का जगो बादशाह कहलवाते हुए तकब्बुर और गुरूर के साथ मुझे डरा धमका रहा था। इसके बाद इसकी मौजूदा हालत देखकर मुझे इस पर तरस आने लग गया था। मैं घूरते हुए इसकी जानिब बढ़ा। जैसे ही मैं इसकी जानिब बढ़ना शुरू हुआ, जगो बादशाह इस कदर डरा हुआ था कि वो मजीद दीवार के साथ चिपकते हुए जोर जोर से नफी में सर हिलाते हुए कहने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, जो तुम कहोगे वही करूंगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जगो की हालत देखकर मुझे इस बात का यकीन हो गया कि शादी ने इस पर शदीद किस्म का काम किया है। मैं 2-3 कदम आगे बढ़कर वापस शादी की जानिब आते हुए बोला, इसका क्या हाल कर दिया है? मुझे तो लगता है कि ये वैसे ही पागल हो गया है। शादी जगो की तरफ देखते हुए बोला, अभी तो इसको हल्की फुल्की ग़िज़ा दी है, अगर इसने पंचायत में अपने इस चौधरी के खिलाफ बयान नहीं दिया तो फिर उसके साथ जो होता है वो ये सोच कर ही उड़ जाएगा। जगो ऊंची आवाज में रोते हुए कहना शुरू हो गया, मैं वही कहूंगा जो आप लोग चाहते हो, मैं वही कहूंगा जो आप लोग चाहते हो। जगो बार बार एक ही बात दोहराता जा रहा था। मैं शादी को बाहर चलने का कहते हुए बोला, यार उसकी जो हालत तुमने कर दी है, अगर इस हालत में इसे पंचायत में लेकर गए तो कहीं चौधरी ये ना कहे कि इसके बंदे को अगवा करके इसके खिलाफ बयान दिलवाया जा रहा है। शादी अपने मखसूस अंदाज में कहका लगाकर बोला, कल जब इसे लेकर जाएंगे तब उसको साफ सुथरे कपड़े पहनाकर अच्छे से समझा बुझा कर लेकर जाएंगे।
मैंने कहा इसके सर के बालों इसकी भनवें मूंदने पर पंचायत एतराज नहीं करेगी। शादाब बिला इसका जवाब ये होता कि इसने जो काम किया है गांव वालों ने हमारे आने से पहले ही इसको मोंद डाला था। मैंने कहा मगर हम तो इसको इसके गांव से उठा कर लाए थे। शादाब बिला क्या हो गया है तुझे? किसने कहा हम इसे इसके गांव से उठा कर लाए थे? इसने पहले चौधरी के कहने पर हमारी तैयार फसल को ट्रैक्टर से खराब किया, फिर चौधरी की ही जमीन पर उसने खाला फौजिया की बेटी को अकेले पाकर उसकी इज्जत पर हाथ डाला। इसके बाद उनके घर दाखिल होकर दोबारा इसकी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। तब लड़की के शोर मचाने पर गिल्ली के लोगों ने इसे पकड़कर उसकी धुलाई की थी और फिर उसको मोंद डाला था। ये कहकर शादी अपने मखसूस अंदाज में कहका लगाते हुए बोला, और ये सब बातें ये खुद कहेगा। शादी की सारी प्लानिंग जानकर मैं इसकी अक्ल को दाद दिए बगैर नहीं रह सका। शादाब बिला सुना फिर कैसा लगा प्लान? मैंने कहा प्लान तो बहुत जबरदस्त और जानदार है, मगर क्या आंटी फौजिया और इस लड़की को पंचायत में पेश होना पड़ेगा, फिर गिल्ली के किसी चश्मदीद गवाह को? शादाब बिला वहां बस गवाहों की जरूरत पड़ेगी, वो मैंने तैयार करा लिए हैं। बाकी खाला फौजिया इसकी बेटी को ले जाने की जरूरत पेश नहीं आई। फिर भी तुम उनको समझा देना कि अगर उनकी जरूरत पड़ गई तो उनको साथ जाना पड़ेगा, और उनको सारी तफसील से भी बता देना कि वहां जाकर अगर बयान देना पड़ा तो क्या कहना है। मैं हम कहते हुए बोला ठीक हो गया, वैसे भी कल मैं फ्री ही हूं, मैं भी तुम्हारे साथ चल लूंगा। शादी मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, नहीं शहजादे तुम अभी उन पिंगों से दूर हो। तुम्हें जो सबीहा खातून ने कहा है फिलहाल इस पर तवज्जो हो, ऐसे छोटे मोटे कामों में पड़ने की जरूरत नहीं। मैंने 2-3 दफा इसरार किया मगर शादी ने मुझे सख्ती से मना करते हुए साथ ले जाने से मना कर दिया। कुछ देर बाद में शादी से इजाजत लेकर गांव की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर के लिए आंटी फौजिया के यहाँ रुक कर शादी की दी गई हिदायत उनको समझा कर मैं शहर की तरफ रवाना हो गया। गांव से निकलते शाम का अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। घर पहुंचा तो ड्राइंग रूम में भाभी कैसर और अबू बैठे बातें करने में मसरूफ थे। मैं सलाम करके उनके पास बैठ गया। अबू और भा ने मुझसे सबीहा खातून के बारे में पूछा कि कोई मसला सुलझता नजर आया। मैंने बात को गोल मोल करके बयान करते हुए कुछ दिनों में मामला बेहतर होने का बताया। मेरी बात सुनकर भाभी बोली, वैसे यासिर तुमने गुलजेब को दोबारा यहाँ लेकर बड़ी गलती की है, अब इसकी वजह से हम सब मुश्किल में फंसे हुए हैं। मैं भाभी को गहरी निगाह से देखते हुए बोला, पहली बात तो अब गुलजेब का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब उनकी लड़ाई मुझसे है ना कि गुलजेब से। दूसरी बात, अगर मैं इसे यहाँ ना लेकर आता तो वो मासूम यतीम मस्कीन कहा जाती, हमारे अलावा इसका इस दुनिया में है भी कौन? भाभी बोली, यानी अब वो पकी पकी यहाँ आ गई है। इससे पहले कि मैं भाभी को कुछ कहता मेरे बोलने से पहले ही कैसर गुस्से से बोला, तुम्हें इस मासूम से क्या तकलीफ है? वैसे भी वो अलग रह रही है, तुम्हारे साथ नहीं रह रही, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो और खबरदार अगर दोबारा मेरे मर्दों के मामले में टांग उड़ाने की कोशिश की। भा का लहजा इस कदर सख्त था कि मुझे तो यही लगा कि बस अभी भाभी की छितरोल शुरू हो जाएगी, मगर भा शायद अबू की वजह से अपने हाथों पर कंट्रोल कर गया। भाभी सबके सामने अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए नम आंखों से बोली, हाँ हाँ मैं कौन होती हूँ इस घर के मामले में दखल देने वाली? मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। भाभी की बात सुनकर भा गुस्से से बोला, बकवास बंद कर, पहले ही घर में परेशानी है, ऊपर से तुमने अपना रोना पीटना डाल लिया है। ये कहते हुए भा उठकर भाभी की तरफ बढ़ा। पहले तो मेरे दिमाग में शरारत सूझी कि भा को एक आधी लगा दूं, मगर अबू की वजह से मैं तेजी से उठकर भा के आगे आकर भा को शांत करते हुए वापस सोफे पर बिठाने लगा, जबकि भाभी रोती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। भा कैसर का जो भाभी के साथ सख्त रवैया था, अगर मैं भा को भाभी की असल बात बता देता कि इसने सूफी लोगों को कैसे जहनी टार्चर किया है और वो लोग भाभी के सख्त रवैया की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर यहाँ से गए हैं, तो बस फिर भाभी की या तो अच्छी खासी चित्रोल हो जाती या फिर भा ने वैसे ही भाभी को घर से भगा देना था। मैं चाहता तो भाभी के साथ ये सब करवा सकता था, क्योंकि भा कैसर भाभी में जितनी दिलचस्पी रखता था वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था, मगर पहले ही मेरी वजह से अबू परेशान थे, ऊपर से ये नया खेल खेल जाना था, इसलिए मैं दो गुजर कर गया।
कुछ देर उधर बैठने के बाद मैं अपने कमरे में आकर नहाकर ट्राउजर शर्ट पहनकर बेड पर बैठ गया। इसी दौरान मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैंने तो अभी तक सबीहा खातून का दिया हुआ चेक देखा ही नहीं है कि इस पर कितनी रकम लिखी है। चेक का ख्याल आते ही मैं जल्दी से बेड से उतरकर कमीज की जेब से चेक निकालकर वापस बेड पर आकर बैठ गया। बेड पर बैठकर जब मैंने चेक खोलकर इस पर लिखी रकम देखी तो मुझे शदीद किस्म का झटका लगा। मैंने नाकाबिल यकीन अंदाज में आंखें बंद करके सर को झटक कर दोबारा आंखें खोलकर चेक पर लिखी रकम को देखते हुए हिंसों को शुमार करने लगा। तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि वाकई चेक पर 50 लाख की कसीर रकम लिखी है। मैंने तो अपनी जिंदगी में इतनी रकम देखना तो दूर की बात, इतनी रकम लिखकर भी नहीं देखी थी। इस वक्त खुशी कम और हैरत ज्यादा हो रही थी। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कहीं सबीहा खातून से लिखने में गलती तो नहीं हो गई। शायद ने 5 लाख लिखना हो या 50,000 लिखना हो और गलती से इसने 50 लाख लिख दिया। हर तरह की तसल्ली के बावजूद मेरा दिमाग इस हकीकत को मानने की बजाय मनफी क़ियास आराइयों में मुब्तला हो गया था। जब मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही उलझन का शिकार हो गया तो मैं बेड से उतरकर अलमारी की तरफ बढ़ा। चेक फोल्ड करके अलमारी में रखकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा तो इससे पहले ही दरवाज़ा खुला और भाभी अफसुर्दा चेहरे के साथ कमरे में दाखिल होते हुए मुझे सर से पांव तक देखने के बाद संजीदा अंदाज में बोली, खैर है, आते ही कपड़े तब्दील कर लिए। मैं नासमझी के अंदाज में बोला, क्यों, मेरे कपड़े बदलने पर आपको कोई एतराज़ है? भाभी बोली, अब तुम्हें भी अपने भाई की तरह मेरी बातें बुरी लगने लग गई हैं। एक तो मैं पहले ही ज़हनी सिलझन का शिकार था, ऊपर से भाभी ने अपना इमोशनल पंडोरा बक्स खोल लिया था। मैं खुद पर कंट्रोल करते हुए बोला, नहीं भाभी, मैंने क्यों गुस्सा करना है? मैंने वैसे ही कहा था, क्या आपने मुझे नहीं भेजना है? भाभी नाक सुकड़ते हुए बोली, नहीं, मैंने कहाँ भेजना है, मैं इसलिए पूछ रही थी कि शायद तुम सोने की तैयारी कर रहे हो। मैंने कहा, नहीं, इतनी जल्दी में कहाँ सोता हूँ। भाभी दोपट्टे के प्लो से अपनी आंखें साफ करते हुए बोली, वो मैं पूछने आई थी कि खाना लगा दूं। मैंने कहा, नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है, रात को लेट खाऊंगा। भाभी मजलूमियत का ढोंग रचाते हुए इंतहाई मासूमाना अंदाज में बोली, जब भूख लगे मुझे बता देना, मैं खाना गर्म कर दूंगी। मैं भाभी के ड्रामे से जान छिड़वाते हुए बोला, जी बेहतर, जब भूख लगी आपको बता दूंगा। ये कहकर मैं भाभी को इग्नोर करते हुए इससे थोड़ा साइड से होकर कमरे से बाहर निकलकर टेलीफोन सीट की तरफ बढ़ा, क्योंकि मैं सबीहा खातून से कंफर्म करना चाहता था कि आया इसने वाकई 50 लाख की कसीर रकम लिख कर दी है या फिर इससे मिस्टेक हो गई है। वैसे तो चेक पर हिंसों के साथ उर्दू में मुबल्लिग 50 लाख भी लिखा हुआ था, जिससे गलती की गुंजाइश न होने के बराबर बनती थी। फिर भी दिल को तसल्ली देने के लिए मुझे सबीहा खातून से लाजमी कंफर्म करना था। भा शायद अपने कमरे में आ फिर बाहर लान में गिन मैनों के पास चला गया था, जबकि अबू वहीं ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मैंने रिसीवर उठाकर सबीहा खातून का पर्सनल नंबर डायल करना शुरू कर दिया। कुछ देर बैल बजने के बाद दूसरी जानिब से मर्दाना आवाज सुनाई दी, हेलो। मैंने कहा, मैं शेख यासिर बात कर रहा हूँ, सियालकोट शहर से, प्लीज मैडम से मेरी बात करवा दें। दूसरी जानिब से होल्ड करने का कहा गया। कुछ देर बाद सबीहा खातून की नफीस आवाज मेरे कानों में पड़ी, हेलो। मैंने खुश असलूबी से सलाम करते हुए कहा, माजरत मैडम, आपको तकलीफ दी। सबीहा खातून सलाम का जवाब देते हुए बोली, किस बात की तकलीफ बच्चे? मैंने कहा, मैडम, वो मैंने अभी चेक खोल कर देखा तो इस पर 50 लाख की रकम लिखी हुई थी। मेरी बात सुनकर सबीहा खातून पुरसुकून अंदाज में बोली, तो फिर? मैंने कहा, मैडम, क्या आपने इतनी ही रकम लिखी थी? सबीहा खातून मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, नहीं कोई शक है या फिर लिखने में कोई गलती हो गई है? मैंने कहा, नहीं मैडम, अगर आपने 50 लाख ही लिखा है फिर तो ठीक है, मगर मैडम मुझे इस बात की तशवीश थी कि मुझ नाचीज के लिए इतनी ज्यादा रकम किस लिए? सबीहा खातून बोली, बच्चे, ये तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए छोटा सा इनाम है। आगे देखो तुम कहां से कहां पहुंचते हो। ये तो सिर्फ छोटी सी शुरुआत है। सबीहा खातून की बातें सुनकर मुझे ये तो तसल्ली हो गई कि चेक बिल्कुल ओके है। फिर भी मैंने कहा, मैडम, आपने मेरी पीठ थपथपा दी थी, मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं था। अगर मुझे वही मालूम हो जाता कि आप इतनी ज्यादा रकम लिख रही हैं तो मैं कभी भी आपसे चेक ना लेता। सबीहा खातून मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए बोली, बच्चे, लगता है मुझे तुम्हारे शहर आकर तुम्हारे कान खींचने पड़ेंगे।
अगर आइंदा तुमने ये तकल्लुफ बाजी दिखाई तो सबके सामने तुम्हें जूते लगाऊंगी, समझ आई? मैं जेपत्ती हुए बोला, सॉरी मैडम। सबीहा खातून चहकते हुए बोली, सॉरी के बच्चे, अब जल्दी से फोन रखो और सुबह होते ही चेक कैश करवा कर जहां दिल चाहे रकम मुंतकिल कर लेना। ये कहकर सबीहा खातून ने मेरा जी बेहतर मैडम सुनकर कॉल बंद कर दी। कॉल बंद होने के बाद मैं चंद लम्हे सोचने के बाद शादी की कॉल मिलाने लगा। नंबर मिलाने के दौरान ही शादी की कही हुई बात मेरे दिमाग में आई कि सबीहा खातून की नीयत शक मत करना कि वो अपने किसी ज़ाती मुफाद के लिए तुम्हें इस्तेमाल करेगी। ये बात सोचते ही मैंने रिसीवर रखा और अबू के पास बैठकर अबू से गुपशप करने लग गया। बातों के दौरान अबू बोले, यासिर पत्तर कैसर को थोड़ा समझा, शाइस्ता बेटी इसकी बीवी है और इस घर की बड़ी बहू भी। अगर इसने कुछ बोल दिया था तो इसे आराम से समझा देता। गुस्सा दुखाने की क्या जरूरत थी, वो बेचारी कैसे रोते हुए गई थी। मैं अबू को क्या बताता कि एक दफा भा को समझाने की कोशिश की, उल्टा इसके बदले में थप्पड़ खाने को मिला था। अबू की बात सुनकर मैंने कहा, जी बहुत, मैं मौका देखकर भा से बात करूंगा। अबू मुझे दुआएं देते हुए उठकर सोए की जानिब चले गए। अबू के जाने के बाद मैं उठकर सोए की जानिब जाने की बजाय सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। जब मैं फोन पर बात कर रहा था भाभी तभी मेरे कमरे से निकलकर अपने कमरे में जा चुकी थी। जरीना शायद किचन में बर्तन वगैरह धोने में मसरूफ थी, इसलिए मैंने सोचा आंटी से पूछ आऊं कि किसी शय की जरूरत तो नहीं और इसी बहाने सूफी का भी दीदार हो जाएगा। वैसे तो मैं सुबह जाते हुए भी आंटी लोगों से मिलकर गया था, मगर सारा दिन मुख्तलिफ टी नशनों में गुजारने के बाद जान मन के चेहरे का दीदार करके खुद को तरोताज़ा करने की नीयत से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर जाने लगा। कुछ ही देर में पीछे वाले पोर्शन की सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे ड्राइंग रूम में आया, जहां सब लोग बैठे खाना खाने में मसरूफ थे। मैंने सबको एक साथ खाना खाते देखकर तसल्ली मारते हुए कहा, वाह आज तो सही मौके पर छापा मारा। आंटी मुस्कुराते हुए आए कलमात कहते हुए बोली, आ जाओ यासिर बेटा, हम तो अभी खाना शुरू करने ही लगे थे। मैं सूफी की जानिब देखते हुए बोला, जाने दें आंटी, अब की बेटी 4 रोटियां खा चुकी है और अब कह रही है कि अभी खाना शुरू करने लगे थे। मेरी बात सुनकर सिवाय सूफी के सब खिलखिलाकर हंस पड़े, जबकि सूफी मुझे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए गुस्से से बोली, लगता है अब तुम्हारी नजर भी कमजोर हो गई है। आंखें खोल कर देखो, 4 नहीं 10 खाई है। तुम्हें कोई तकलीफ है तो बताओ। सूफी की बात सुनकर पहले तो मैं कहने लगा था कि यहाँ तकलीफ तो होनी है जब इतनी मोटी बेगम को उठाना पड़ना है, मगर मौका की मुनासबत से ये बात दिल के कोने में महफूज करते हुए मैं मुस्करा कर बोला, जनाब आली, मुझे क्यों तकलीफ होनी है? मेरी तरफ से 10 की बजाय 20 खाओ, खुद ही मोटी भैंस बन जाओगी। सूफी मुझे मुंह चढ़ाते हुए बोली, मैं ही बनूंगी ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैं आंटी के साथ बैठकर संजीदा अंदाज में बोला, नो प्रॉब्लम, बट नेक्स्ट टाइम राशन लाते वक्त आटे के साथ साथ भैंस के लिए चारा अलग से लाना पड़ेगा। सूफी रोमानवी होकर गिलास उठाकर मुझे मारने का एक्शन करते हुए बोली, अम्मी अपने इस लाडले का मुंह बंद करवा ले वरना मैंने इसका फिर अपना सर फोड़ लेना, नहीं पता नहीं कौन मरसियों के साथ बैठकर आया है जो आते ही शुरू हो गया है। कम अज कम अपने घोड़े जैसे मुंह और मूंछों का ही लिहाज कर लो। सब कुछ बदल गया मगर तुम्हारी आदतें नहीं बदले। सूफी के हाथ में पकड़ा गिलास देखकर मैं डरने के अंदाज में आंटी के पीछे छुपते हुए हंसने लग गया। आंटी सूफी को डांटते हुए बोली, सूफी ये क्या बदतमीजी है? यासिर तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है और तुम बदतमीजी पर उतर आई हो। आंटी की बात सुनकर सूफी खाना छोड़कर खड़ी होकर मुझे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोली, सीधी तरह कहो कि मुझे यहाँ बैठी बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये कहकर सूफी पांव पटकती हुई अपने कमरे की जानिब चली गई। यही तो मैं चाहता था, इसीलिए मैं सूफी को तपा रहा था कि ये उठकर कमरे में जाए और मैं इसके पीछे खाना लेकर जाऊं और इसी बहाने कुछ देर अकेले में बातें करने का मौका मिल जाए। क्योंकि जब से हम इंडिया से वापस आए थे बस एक दफ़ा ही सूफी से हल्का फुल्का रोमांस करने का चांस मिला था, वो भी कलील वक्त के साथ अफरातफरी के आलम में। आंटी सूफी को आवाज़ देते हुए वापस आने का कहने लगी, मगर तब तक सूफी अपने कमरे में जा चुकी थी। माही मेरी जानिब देखकर शरारती अंदाज में आंख मार कर सूफी के पीछे जाने का इशारा करते हुए बोली, यासिर भाई अब आप अपना और आपी का खाना उठाएं और कमरे में जाकर खाएं। मैं मुस्कुरा कर उठते हुए बोला, लगता है अब ऐसा ही करना पड़ेगा वरना वो पागल भूखी ही सो जाएगी।
माही ने जल्दी जल्दी बॉर्डर में सालन डालकर रोटियां वगैरह रखकर मुझे ट्रे उठाकर कमरे में ले जाने का इशारा किया। मैंने ट्रे उठाई और कमरे की जानिब चल पड़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने घुटने की मदद से दरवाजा अंदर की जानिब धकेला तो दरवाजा खिल गया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सूफी बेड पर टेक लगाकर घुटनों पर बाजू फैलाए बाजू और गाल दाएं जानिब चेहरा किए गहरी सोच में गुम थी। इसने मुझे कमरे में दाखिल होते देख लिया था नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं था, मगर मुझे इतना यकीन था कि इसकी दिल की धड़कनों ने मेरी आमद से इसको बाखबर कर दिया था। फिर भी वो यूं अनजान बने बैठी थी जैसे दुनिया जहां से बेखबर हो। मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर चंद लम्हे सूफी को देखता रहा। इसको यूं रूठे देखकर इस पर बेपना प्यार आ रहा था। मैं लंबी सांस भरते हुए स्लो मोशन में दबे पांव चलता हुआ सूफी के पास पहुंचकर बज़ारो करते हुए इसे डराने की कोशिश की, मगर सूफी ने डरना तो दूर की बात मेरी जानिब देखा भी नहीं। इसकी इस अदा पर भी दिल सदके वारी चला गया। मैंने खाने की ट्रे साइड टेबल पर रखी और स्लो मोशन में दबे पांव यूं बेड पर चढ़ने लगा जैसे सच में सूफी मुझसे बेखबर हो। मैं सूफी के सामने दो जानों होकर बैठते हुए चंद लम्हे इसकी जानिब देखता रहा। मेरा डेवरट कलर हल्का पीले रंग का सूट पहने घुटनों पर बाजू रखकर बाजू पर गाल टिकाए फुल संजीदगी में बैठी आसमान से उतरी अप्सरा लग रही थी। ऊपर से बालों की चंद शरारती जालिम लुटें लहराते हुए इसकी रेशम से गाल पर सांप की तरह लहरा रही थी। मैं शरारती अंदाज में अपनी हंसी को होंठों तले दबाए सीटी मार कर गिनगनाती हुए सूफी की तवज्जो अपनी जानिब करने की कोशिश करने लगा, मगर वो तो आज मुझसे गिन गिन के बदला लेने की ठान कर मेरे दिल की धड़कनों का शोर सुनने के बावजूद मुझसे अनजान बने बैठी थी। मैंने जब देखा कि मेरा ये हरबा भी नाकाम साबित हुआ तो मैं प्लान 2 पर अमल करते हुए अपनी जगह से खसकुत्ता हुआ इस तरफ जाकर बैठ गया जिस तरफ मेरी जान के चेहरे का रुख था। मैं सूफी के चेहरे के सामने अपना चेहरा करते हुए शौखी से बोला। सूफी ने मुझे घूर कर देखा और साथ ही चेहरे का रुख दूसरी जानिब कर लिया। हमेशा से जब भी मैं सूफी को इतने करीब से देखता था, इसे करीब से देखते ही मुझे इस पर बेपनाह प्यार आने लग जाता था। मेरी फीलिंग्स रोमांटिक हो जाती थी, मगर आज इस पर बेपनाह प्यार आने के साथ ही बच्चों की तरह तंग करते हुए इसे मनाने को दिल कर रहा था। अभी तक हमारे बीच किसी किस्म की बात नहीं हुई थी। अभी तक खामोशी से रूठने और मनाने का सिलसिला जारी था। मैं सूफी को मजीद तंग करने के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हुए इसे कुछ बोलने पर उकसा रहा था। सूफी ने जब चेहरा दूसरी जानिब किया तो मैं वहीं बैठे आगे को होकर उसके चेहरे के सामने चेहरा करके फिर से बोला, मेरा शौना काका। इस बार सूफी के गुलाबी गालों में खून की सुर्खी को फैलते और उसके गुलाबी होंठों पर निकी सी मुस्कुराहट की लहर देखकर मुझे अपना मिशन कामयाब होता नजर आने लगा। सूफी ने फिर से चेहरे का रुख बदल लिया। सूफी को ये यकीन था कि मैं और भी इसके चेहरे के सामने जिम कर कुछ करूंगा और वो फिर से रूठने के अंदाज में अपने चेहरे का रुख बदल लेगी, मगर इस बार मैंने इसके यकीन को खुशफहमी में बदलते हुए अपने चेहरे को इसी अंदाज में इसके चेहरे के सामने ले गया। मगर इस दफा करने की बजाय मैंने अपने होंठों पर जबान फेर कर नमी लाते हुए फुर्ती से इसकी गुलाब की पंखड़ियों को चूमाया। सूफी एकदम से बौखला कर सीधी होकर बैठते हुए तेज तेज सांसें लेते हुए उल्टे हाथ अपनी गुलाब की पंखड़ियों पर लगे शबनम के कतरों को साफ करते हुए मुझे घूरने लगी, जैसे मेरी इस हरकत पर इसकी मुझ पर ना जाने किस कदर गुस्सा आ गया था। मैंने इसकी आंखों में झांक कर आंख मारते हुए दोनों हाथों से अपने दोनों कान पकड़कर मस्कीन सी बनाकर होंठों को सुकेड़ कर ओमा किया। सूफी नाक चढ़ाकर हो करते हुए बड़बड़ाई, ड्रामेबाज। मैं ढिठाई से अपने दोनों कान पकड़े बोला, जान ओ मेरी जान, जान मन ओ मेरी जान मन, मेरा शौना। सूफी एकदम गुस्से से मेरी जानिब देखकर बोली, क्या है ये? मैंने फिर आंख मार कर होंठों को सुकेड़ कर किया। मेरी शक्ल ही इतनी मस्कीन बनी हुई थी कि ना चाहते हुए भी सूफी के हंसी निकल गई। साथ ही सूफी ने गुलाब की खुलती पंखड़ियों के आगे हाथ रखकर चेहरा दूसरी जानिब करते हुए सर झटक कर ड्रामेबाज कहा। मैंने जल्दी से सूफी का हाथ पकड़कर कहा, जान। सूफी अपनी गाल पर बिछी बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए मेरी जानिब देखकर शोख चंचल अंदाज में बोली, हाँ जी और माँ वो। मैं सूफी की आंखों में आंखें डालकर रोमांटिक अंदाज में बोला, ए मेरी हमजाद, मेरी हमनशीन, मुझे थाम ले। मेरी हथेलियों को यूं अपने हाथों में जकड़ ले। तेरे नर्म हाथों के लम्स की हरारत, मेरा वजूद, मेरे जज्बात भड़क उठी। सूफी चढ़ाते हुए मेरी नकल उतारते हुए बोली, जज्बातत भड़क उठी।
शक्ल देखी है अपने अपने जज्बात की कितनी फिक्र पड़ी है। मेरे जज्बात की कभी कदर की है। मैं मुस्कुराते हुए सूफी की गुलाब की पंखड़ियों पर उंगली फेरते हुए बोला। सूफी नखरे से मेरा हाथ झटक कर दूर हटने लगी तो मैंने फुर्ती से सूफी की कमर के गिर्द बाजू डालकर इसे बाजों में कसते हुए कहा, बस आज मेरे वजूद को अपनी बाहों का वो एहसास दे दे। ए मेरी जान, आज मुझे अपने बाजा है कि एहसास में यूं भींच ले के मेरी जात तह दर तह रेशम के गिलाफ में लिपटी मालूम हो। सूफी मेरे बाजों के एहसास में कसमसाती हुए बोली, यासिर प्लीज छोड़ो मुझे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नफी में सर हिलाते हुए बोला, आज इस बेनाम को यूं अपना नाम दे के मेरी रूह की तकमील मुमकिन हो। सूफी हुनकारा भरते हुए बोली, तुम और बेनाम जाने दो। ये कहकर सूफी हल्का सा कहका लगाकर हंसी। सूफी के जिस्म का लम्स पाते ही मेरे तन मन में सरसराहट दौड़ गई। मैं इसकी तंजिया हंसी को नजरअंदाज करते हुए बाजों में भींचकर इसे दाएं जानिब बैक पर गिराते हुए साइड के बिल लेट गया। इस वक्त हम दोनों की पोजीशन साइड के बिल लेटे हुए की थी। इस पोजीशन में आते ही मैं सूफी की नाक के साथ अपनी नाक की नोक मिलाकर बोला, ए मेरी हमजाद, मेरी हमनशीन, तुझे समो लो अपनी जात में इस तरह के मुतलाशी को निशान तक ना मिले। मेरा अंदाज बयान इस कदर रोमांटिक था कि सूफी के होंठों की कपकाहट मेरे होंठों ने महसूस की। फिर भी सूफी लाड दिखाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। सूफी की आवाज में लर्जिश थी, जिसका मतलब सूफी ना चाहते हुए अपने जज्बात के मुतरादिफ अल्फाज बोल रही थी। मैं इसी पोजीशन में रहते हुए आहिस्ता से बोला, क्यों छोड़ो? सूफी बोली, तुम्हें तो मेरी शक्ल भी पसंद नहीं, इसलिए सबके बीच मुझे जलील कर रहे थे। मैं गहरी सांस लेते हुए हाय कहकर सूफी की पंखड़ियों को चूम कर बोला, मेरे हमनशीन, तुम क्यों बेखबर हो कि शब भर मुझे ख्वाबों में सिर्फ तेरा हुसैन चेहरा नजर आना है? बल्कि मैं तो कहता हूं कि कहीं मेरे वो ख्वाब टूट न जाएं। क्यों तुम मेरे ख्वाबों की पहरेदार बन जाओ? बल्कि तुम ऐसा करो, मेरे इश्क की इब्तिदा से इंतहा तक आंखों की ठंडक और रूह का सुकून बन जाओ। ये कहकर मैंने सूफी को बाजों में जकड़े घुमाकर अपने ऊपर लाकर खुद उसके नीचे आ गया। इस पोजीशन में आते ही सूफी के रेशमी बालों ने हम दोनों के चेहरों को छुपा लिया।